सबसे ज्यादा युवा है बिहार का ही है जो कि बाहर में जाके नौकरी कर रहा है। कोई रोजगार का उपाय नहीं है यहाँ पर। बेरोजगारी उनके लिए है जो कहीं कहीं से डिग्री व्यवस्था करते हैं। जिसके पास मेरिट है, क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, उसको रोजगार है। शिक्षा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। गरीब को आप मकान दे रहे हैं बना करके, तो आज तो आप उसको दे दिए, कल उसका 4 लड़का होगा, वो भी तो 4 गरीब हो जाए। कब तक देते रहिए घर? उसको उस लायक बनाइए जो खुद उस काम को कर दे। आज पक्का मकान दे दिए उसको, कल उसको रिपेयर नहीं करा सकेगा वो। अरे वो सब ठगबंधन का कुछ न होना है। देखिए, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, इस सब के बस की बात नहीं है। इसके पास नेता नहीं है, बिना पढ़े लिखे लोगों का भीड़ है। अच्छा, जिसका 11-12 गो रहे वही परिवार वाला है। एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी अपना परिवार छोड़ के देश के लिए काम कर रहा है। कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। कुछ गलतियां नीतीश जी किए थे, है तो चाचा ही ना, तो चाचा को तो अपने पास रखना पड़ेगा ना। लेकिन एक चीज है कि किसान भी जो है गलत कर रहा है। एमएसपी की जो मांग कर रही है पंजाब के किसानों को ही क्यों? अगर सही रहता तो पूरे भारत का किसान उसमें आंदोलन करता ना। सब्सिडी पर जिए वाला किसान जो है ना, उसी इस का तरह के बात करेगा। उसको हर चीज में सब्सिडी भी चाहिए, एमएसपी भी चाहिए, और उसके बाद वही आदमी चिल्लाएगा कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। सर, मेरे आराध्य का मंदिर बनाया है, इससे बड़ा खुशी और क्या? जो जो बोले मोदी जी वो सारा कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चौपाल खबर में, जहां हम आज बिहार के पास्ट के बारे में, वर्तमान के बारे में जानने निकले हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अंकल जी, सीनियर सिटीजन हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार कैसा था। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, आप हमसे बात करने के लिए रेडी हुए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण सिंह। वर्तमान समय में तो बाद में हम बात करेंगे, पहले हम अतीत के बारे में जानना चाहेंगे कि बिहार कैसा था। आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिहार तो कमजोर था ही और राज्यों से पहले भी, लेकिन बिहार में दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ के नेता लोग ऐसा होते चले गए एक के बाद दूसरे, जिसको और कमजोर बना दिए। आज सबसे ज्यादा युवा है बिहार का ही है जो कि बाहर में जाके नौकरी कर रहा है ना, दूसरे राज्य में। तो शिक्षित यहाँ के सब लोग हैं, शिक्षा सब लोग पाते हैं। कोई रोजगार का उपाय नहीं है यहाँ पर, जिसके चलते जो सामाजिक स्थिति है वो भी बिगड़ा हुआ है। और इसको सुधारने के लिए कोई अभी तक ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है जिसको सुधारे, आगे ले जाए। आप लालू यादव को देख लिए, नीतीश जी 18 साल को देख लिए, कभी इधर कभी उधर। इसमें क्या राज्य का उत्थान होगा? इसमें बिहार का तो अभी कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। वैसे लोग बीजेपी पर विश्वास करते हैं, लेकिन शासन तो बीजेपी का ही था 18 साल से। और बीच में ना थोड़ा 17 महीना के लिए चले गए थे वो, शासन तो बीजेपी का ही था। क्या किया बीजेपी का? बड़ा बड़ा रोड बन रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। आप मोहल्ला में चले जाइए, जरा पटना के किसी मोहल्ला में चले जाइए, चलना मुश्किल हो जाएगा। नाला का वही हालत है, पानी का वही हालत है, रोड का वही हालत है, कोई देखने वाला नहीं है। तो स्थिति बिहार की, ऐसे भी तो नीति आयोग का जो फिगर वगैरह निकलते रहता है बीच बीच में, बिहार का स्थिति तो खराब बताता ही है, इसको कोई छिपा हुआ थोड़े है। कैसा देखना चाहेंगे आप बिहार को? क्या बदलाव किया जाए यहाँ पर? बिहार को हम लोग चाहेंगे कि आर्थिक स्थिति यहाँ बढ़े, यहाँ के युवाओं को नौकरी यहीं मिल जाए, यहीं काम मिल जाए, नौकरी मिले या रोजगार मिले, जो भी मिले यहीं मिले, बाहर जाना नहीं पड़े, तब ना बिहार इम्प्रूव करेगा। यही चाहेंगे हम लोग, और क्या। लेकिन इसके लिए नेता चाहिए पक्का नेता। इस नेता से काम चलने वाला नहीं है। ऐसा ईमानदार नेता, कर्मठ नेता चाहिए जो। क्या कोई आपको, आपके नज़र में कोई है इसमें मौजूदा समय में? नहीं, कि हम लोग उम्मीद बीजेपी से तो बहुत किए थे, लेकिन जो अभी तक हुआ है 10 साल में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं कहा जाएगा। तो थोड़ा बेटर ज़रूर है देश के लिए, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी की बात हो, है ना, डिफेंस की बात हो, वो बेटर ज़रूर है। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है अभी भी देश का ठीक नहीं है। बोलने को लोग बोल देते हैं यह हो रहा है, वह हो रहा है। आज जो है सबसे ज़्यादा मुफ्तखोरी जो है, मुफ्त में बांटने वाला काम जो है वो बीजेपी कर रहा है। कहिएगा तो इसे सोचने के लिए बड़ा अच्छा है कि 5 किलो अनाज दे रहा है गरीबों को। मुफ्तखोरी है, सबको आलसी बनाना है। गरीब को आप मकान दे रहे हैं बना करके, तो आज तो आप उसको दे दिए, कल उसका 4 लड़का होगा, वो भी तो 4 गरीब हो जाए। कब तक देते रहिएगा घर उसको? कब तक शौचालय देते रहिएगा? ज़रूरत इस बात की है कि उसको उस लायक बनाइए जो खुद उस काम को कर दे। आज पक्का मकान दे दिए उसको, कल उसको रिपेयर नहीं करा सकेगा वो।
शिक्षा का जैसे काम तो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? शिक्षा व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि केवल कोई तो दाई नौकर भी जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, पैसा लगता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, कहाँ ले जाता है सरकारी स्कूल में। हम लोग सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे, उसमें नहीं था कोई प्राइवेट स्कूल, पढ़े ना। लेकिन आज का बच्चा जो है माने पैसा वाले की बात तो छोड़ दीजिए, जो गरीब है, कम पैसा वाला है, दाई नौकर है, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। क्या है, सरकार कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ 10,000 रुपया महीना पड़ जाता है, 15,000 एक बच्चे पर, बजट खराब हो जाता है। पढ़ रहा है, क्या करेगा, क्या उपाय है। सरकार इस पर कोई कुछ करिए नहीं रही है। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल जी, बिहार के अतीत के बारे में? बिहार कैसा था और आज बिहार कैसा है? तो हम तो देखे हैं कि जब आज़ादी हुआ उस समय जो स्कूल चल रहा था अंग्रेज के द्वारा, 10-15 साल वैसा ही स्कूल चला। उसके बाद कुछ परिवर्तन आया, हायर एजुकेशन का कोई प्रबंध अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए नौजुवक लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। तो शिक्षा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हमको तो यही अनुभव हो रहा है। और शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? प्रशासन तो चलते रहता है, अब जिसको जो मन में आया से किया, अब उससे मैंने हमरा कहला से क्या हो जाएगा। जैसे अन्य राज्यों में हम जब जाते हैं तो बिहार को एक अलग ही नज़र से देखा जाता है, बहुत ही पिछड़ा वर्ग बताया जाता है। तो क्या बिहारी मजदूर कहा जाता है, बिहारी मजदूर, मैंने हम लोग मजदूर हैं, ब्रांडेड नाम हम लोग का बिहारी मजदूर है। दूसरे स्टेट में मद्रास में अभी कुछ दिन पहले सुने हुआ कि सबको पीट पाट दिया था। शिक्षा का भाव सब कोई बाहर पढ़ने जाता है ना, बिहार में कोई पढ़ता है, मेडिकल पढ़ ही नहीं रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ना होगा दूसरे तो बाहर जाता है। अभी तक तो यही व्यवस्था है। तो क्या सही नहीं, पैसा जिसके पास पैसा है वही ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा अपने बच्चों को, जिसके पास पैसा नहीं कहाँ से देगा, बहुत खर्च है उसमें। तो ये इतनी सारी असमानताएं कैसे खत्म होगी, खासकर बिहार के लोगों के? जब तक कर्मठ नेता नहीं कोई आएगा यहाँ तब तक संभव नहीं है। जब हम समाज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीति के चक्के पे आकर के रुक जाती है, उसका विकास वहीं से ही बेहतर हो पाता है। क्या नाम होगा अंकल जी आपका? मेरा प्रवीण कुमार सिंह। क्या लग रहा है इस लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बनी हुई है बिहार में? बिहार में एनडीए जीतेगी। जो इधर 3 मार्च को एक महागठबंधन की तरफ से रैली निकाली गई थी, क्या उसका असर होगा कुछ? अरे वो सब ठगबंधन का कुछ ना होना है, वो रैली होते रहता है। हाँ, जीतना यहाँ मोदी जी को है। जैसे बताया जा रहा है लालू जी उस रैली में एक भाषण दिए थे, मोदी जी को अपना निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी जी हिंदू नहीं है और ना ही उनका कोई परिवार है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मोदी जी को अपना परिवार मानते हैं? अच्छा, जिसका 11-12 गो रहे वही परिवार वाला है, जिसका नहीं है वो आदमी नहीं है। मोदी जी माने ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी अपना परिवार छोड़ के देश के लिए काम कर रहा है, और 14-15 गो परिवार बढ़ा के वो सब आदमी उन पर कमेंट कर रहा है। एक तरफ कहता है महंगाई बढ़ गया, 14 गो बढ़ा दे, महंगाई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया, सब कोई 14-14 गो कर देता, बताइए ना कहाँ से रोजगार आएगा और कहाँ से सस्ती आएगा। नहीं तो जब 2014 में मोदी जी आए थे तब उन्होंने कहा था कि बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से पलायन नहीं करना पड़ेगा। क्या ऐसी स्थिति आई कि यहाँ से लोग शिक्षा के लिए, कम से कम रोजगार के लिए तो यहाँ से नहीं जा रहे हैं? क्या आपको देखने बेरोजगारी और महंगाई ये मुद्दा 1952 से है, आई धरती जब तक रहेगा तब तक रहेगा। बेरोजगारी उनके लिए है जो कहीं कहीं से डिग्री व्यवस्था करते हैं, जिसके पास मेरिट है, क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, उसको रोजगार है। जब पूरा दुनिया ग्लोबल हो गया, बहुत सारे लोग विदेश भी जाके कमा रहे हैं ना, उनके लिए तो भारत में रोजगार का कोई टेंशन नहीं है। जिसके पास मेरिट है विदेशों जा गया, यहाँ रेवेन्यू जनरेट होता है। नहीं तो इधर विपक्ष हमेशा कहती है कि इनके सरकार में यहाँ ना रोजगार मिल रहा है, महंगाई अपनी चरम पे आज आ गई है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे ये सब 2-4 गो के ना मिले तो अच्छे है। राहुल गांधी जो है ना, ये सब ऐसी बेरोजगार रहे, ठीक है, हाँ, टाइम पास के लिए। अच्छा बताइए ना, कांग्रेस में सब लोगों को जो है रोजगार मिलल था, सब लोग नौकरी में था, उससे ज्यादा अभी नौकरी में। महंगाई उस समय नहीं था। 2017 में एक रिपोर्ट लीक हुआ था जिसमें जो बेरोजगारी थी 6.1% से हाई हो गई है इस सरकार में। तो क्या लगता है आपको, क्या इस सरकार में सच में लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है?
ना खूब मिल रहा है। कहे ना कि काम करने वालों के लिए कहीं भी बेरोजगारी नहीं है। 2021 और जिसको कुछ करना नहीं है, ये भी तो पूछिए। हाँ, क्या कहना 2021 में पॉपुलेशन कितना था? हम्म। 135 करोड़ हम्म। था ना, उस टाइम में 135 करोड़ का टारगेट था। हाँ, आज के डेट में 2024 में टारगेट चल रहा है 140 करोड़, सबके मुंह से सुन रहे हैं। हाँ, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रोजगारी का तो मुद्दा आएगा ही। और ये सही बोले हैं हम्म। कि जब तक ये ग्लोबल रहेगा, धरती रहेगा, विपक्ष वालों को चाहे विपक्ष में कोई भी रहे, उनके लिए ये मुद्दा हमेशा बना ही रहेगा। ये मुद्दा अब मुद्दा नहीं रह गया है। अब मान लीजिए कि जिसके घर में पैदा कर लिए, सरकार चलाती है, हम दो हमारे दो। और कुछ ऐसे भी हैं समाज में जो कहते हैं कि जो आ रहा है आने दो, ऊपर वाले की देन है। तो एक बात बताए, कुछ तो रोजगार कम करने का हम लोगों के ऊपर भी डिपेंड पड़ता है ना, कि हम लोग कैसे बेरोजगारी को दूर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सरकार हमें जॉब कहाँ से देगी? हम चाहेंगे बिना पढ़े लिखे हमको गवर्नमेंट सीट पे बैठा दिया जाए, ये पॉसिबल है? नहीं, तो इधर देखने को मिलता है जब यहाँ पर बच्चे इतनी भारी संख्या में है और रोजगार जब आ रहा है तो इतनी कम संख्या में आ रहा है, और जब इसका वो विरोध करते हैं तो उन्हें देशद्रोही कर दिया जाता है, उन पे लाठीचार्ज चलाया जाता है। ये मुद्दा रहेगा सर। ये कौन लोग चलाते हैं, कौन लोग करते हैं ऐसे लाठीचार्ज, कौन करते हैं? क्या बीजेपी के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुई थी? आज से 18 महीना पहले जब गठबंधन की दूसरी सरकार बनी थी, सांसद तो एनडीए भी तो बोली थी ना बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए। तो सांसद को मारा गया था ना डाक बंगला चौराहा पे, आप लोग भी देखे होंगे, न्यूज कवर किए होंगे। तो वही चीज है, जो विपक्ष में रहेगा उनके लिए ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए मुद्दा नहीं रहेगा। यहाँ मोदी जी कह रहे हैं मेरे पूरे देशवासी मेरा परिवार है। बिल्कुल है। तो यहाँ युवाओं पर लाठीचार्ज चलाए जा रहे हैं। वहाँ किसान जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो उनके लिए ईंटें बिछा दी गई हैं उनके रोड पर। किसान क्या सिर्फ दिल्ली में जो किसान आ रहे हैं वो कहाँ के किसान आ रहे हैं ये आपको भी पता है। पूरे देश में क्या पंजाब से किसान आ रहे हैं। पंजाब के अलावा और कहीं का, हरियाणा का कोई किसान उसमें नहीं है, यूपी का कोई किसान नहीं है। यूपी में जो किसान है उसको सभी लोग जानते हैं, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है। सो हरियाणा वालों ने तो उनके लिए क्या व्यवस्था की है वो तो वही लोग जानते हैं, न्यूज पे भी वो हम लोग भी देखते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के अगर किसान जो आ जाएंगे ना, तो वो जो एक छोटा से तबके वाले जो है वो कहाँ जाएंगे, इसका कोई वो नहीं है। और रहेगी कि ये किसान मुद्दा जो अभी उठाया गया है, उठा नहीं है, इसको उठाया गया है। और किन लेवल पे उठाया गया है सब बात सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, जानता सब कोई है सर। तो क्या कहना चाहेंगे, जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं सही है कि नहीं? गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एमएसपी की जो मांग कर रही है सिर्फ पंजाब के किसानों को ही क्यों? अगर सही रहता तो पूरे भारत का किसान उसमें आंदोलन करता ना। अब 2 बार किसान आंदोलन हुआ, दोनों बार ही पंजाब के ही किसान क्यों थे? कहीं और के किसान क्या पंजाब से ज्यादा किसान नहीं है? हिमाचल में देखिए पंजाब से ज्यादा किसान है हिमाचल में। हरियाणा में किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है ना। लेकिन सिर्फ पंजाब के किसानों को ही क्यों प्रॉब्लम होती है? ये उन जबकि सबसे ज्यादा लाभ पंजाब के किसानों को ही मिलता है। फिर भी जो किसान होते हैं, वो जो एक्चुअल किसान है वो शांत बैठे हुए हैं। जब 3 मार्च को यहाँ पर रैली थी जी, जन विश्वास रैली, तो उसमें सबसे जो मुद्दा उठा था, जो लालू जी का जो बयान था कि मोदी जी हिंदू नहीं है, तो इस पे क्या कहना चाहेगी बिहार की जनता? बिहार की जनता क्या, बिहार की जनता सब जानती है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन क्या है, वो सब जानती है। बस यही बात है कि बताना नहीं चाहते। जिसको ज़्यादा क्या कहते हैं अपना पॉपुलैरिटी लेना है, वही ऐसे ऐसे बातों को अनाउंसमेंट करते हैं। अब पॉपुलैरिटी काम से लिया जाता है, जो काम करके दे रहे हैं उनको कभी देखे इस तरह की भाषण देते हुए या बोलते हुए या कुछ भी करते हुए? लेकिन इन लोगों को क्या है ना कि किसी भी तरीके से कुछ भी करके उल्टा सीधा बात करके कैसे भी मोदी को हटाए। लेकिन ये लोग ना उसका उल्टा कर देते हैं। जितनी बार ये लोग इस तरह का भाषण देते हैं, जनता जो है समझ जाती है कि कहाँ से क्या करना है, हमको नहीं करना है। उसका जवाब जो है सो वो बोल करके बोलते हैं, जनता करके दिखाती है। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल यहाँ पर खत्म होने वाला है। यहाँ पर शिक्षा के लिए उन्होंने किस तरीके के कार्य किए हैं, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। शिक्षा के लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट पे आइए, मोदी जी पे नहीं आ सकते हैं।
नहीं, अब जी। तो डबल इंजन की सरकार डबल हो गई इंजन है। की सरकार कितने महीने पहले आई है, बीच में गैप भी थी, अभी आई है। अब जब नई सरकार आएगी उसके बाद फिर इस मुद्दे पे बात किया जाएगा। अभी जो मुद्दा है शिक्षा का मुद्दा नहीं है, अभी जो मुद्दा है वो कुछ और मुद्दा है जो ऑपोजिशन पार्टी बना रही है। अच्छा, नीतीश जी का जिस तरीके से चेहरा बना हुआ है बिहार में देखने को मिलता है, क्या लगता है आपको एनडीए ने उनको अपने में शामिल करके कोई गलती तो नहीं कर दी? देखिए बहुत बड़े-बड़े अधिकारी ऊपर बैठे हुए हैं, किस लिए शामिल किया गया है, क्यों शामिल नीतीश जी हुए हैं। कहते हैं ना, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। कुछ गलतियाँ नीतीश जी किए थे, उनको बाद में पछतावा लेकिन हुआ। इतनी बार ये गलती, बार-बार। बार-बार गलती होती है, बार-बार वो आते हैं, उनको जब नहीं समझे एक घर का ही कोई एक बच्चा, मान लीजिए एक घर में 10 परिवार, बड़ा फैमिली है, भारत हमारा परिवार है ना? उस परिवार में नीतीश जी भी एक बच्चे हैं, गार्जियन की डाँट सुनते हैं तो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, फिर जो है सो गार्जियन के पास आ जाते हैं वापस। तो बच्चे को क्या घर से बाहर आप निकाल देंगे? नहीं ना निकालेंगे, बस यही बात है। नीतीश जी को बिहार का एक क्या कहें, कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जो भी भूला चाहे भटका है जो वो भी अगर अपने चाचा हो, घर पे कल भी दोबारा चाचा वापस आ ही हो, जाता चाहे है। कुछ भी हो, लेकिन है तो चाचा ही ना हमारे, है तो चाचा ही ना, तो चाचा को तो अपने पास रखना पड़ेगा ना। अच्छा, उनके सरकार में 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला था, जिसका श्रेय तेजस्वी यादव लगातार ले रहे हैं। क्या लगता है सर आपको? उस रोजगार में बहुत कुछ हुआ है और वो हम खुल के बताना नहीं चाहते, वो आप लोग भी समझेंगे। उस रोजगार में को देने के बदले में अभी भी बहुत सारे पार्टीशन पड़ रहे हैं और आगे भी कई पता नहीं कब तक पड़ेंगे। वो रोजगार एक बहुत बड़ा इंटरनल गेम था इन लोगों का। जी। थोड़ा बहुत अगर खुलासा कर सकें। नहीं, कुछ बातें सर ना बोलते हुए भी बहुत लोग समझ जाते हैं। शायद आप भी समझ जाएँगे, शायद जनता भी समझ जाएगी। अच्छा, ये बताइए, हम थोड़ा बहुत आपका व्यू जानना चाहेंगे। यूपी अयोध्या में राम मंदिर बना है, जी। इस पे बिहार के लोग किस नजरिए से उसको देख रहे हैं? सर मेरे आराध्य का मंदिर बनाया है। इससे बड़ा खुशी और क्या है? जो-जो बोले मोदी जी वो सारा कर दिए हैं। जो-जो बोले वो कर दिए। ये चाहते तो हाँ, बहुत पहले। 2014 में इन्होंने ये भी कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हुँ, कहीं देखने को मिल रही है अब। हुँ। क्या आपको आय दुगनी नहीं मिल रही? कहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है? ये जहाँ बहुत हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं, कोई भी आय दोगुनी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आय दुगनी नहीं हुई है, तो फिर आप देखिए कि जो सब्ज़ी आज 2014 में जो सब्ज़ी आपको मिल रही थी ₹10 किलो, आज उसकी रेट ₹30 ₹40 किलो तो क्यों हो महंगाई गई? हो गई ना। महँगाई हुई तो जब मैं किसान को हम अगर ज़्यादा आय देंगे, तभी तो वो हम भी महँगाई में खरीदेंगे ना। अगर मान लीजिए ₹10 ही किसान को अगर आय उसका दोगुना नहीं हुआ रहता, तो आज हम भी ₹10 वाली सामान ₹40 में क्यों खरीदते? ₹10 वाला सामान ₹15 में ही खरीदते ना। जब किसान को दिया गया तब ना। ये सब सर बचकानी बातें हैं, ये सब किसान का नहीं है कहना। बस कुछ लोगों का, कुछ चुनिंदा लोगों का, चुनिंदी वर्गीय लोगों का ये कहना है और वो सब कुछ समझ रहे होंगे सब बात। सब्सिडी पर जिए वाला किसान जो है ना, उसी इस का तरह के बात करेगा, उसको हर चीज में सब्सिडी भी चाहिए, एमएसपी भी चाहिए, और उसके बाद वही आदमी चिल्लाएगा कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। हाँ, लेकिन उसको डिलीवरी पाइप से लेके ट्रैक्टर तक सब्सिडी चाहिए, खाद से लेके बीज तक सब्सिडी चाहिए। टैक्स पेयर का पैसा है, सब्सिडी दो। कांग्रेस तो कह रही है अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले एमएसपी को लीगल तरीके से लागू कर देंगे। क्या लगता है आपको? आज़ादी के बाद से चीनी तेल यहाँ मिलता था ना कंट्रोल में, ब्लैक भी होता था, चीनी तेल का जो है अथी होता था, तो शुरू से ही देश सब्सिडी पर जीवित रहा है। इसीलिए ना आज़ादी के कई साल तक जो है नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी प्रधानमंत्री रहे, आई एगो एम्स बना था। सब्सिडी कम हुआ है तब 22-23 गो एम्स है। उसी तरीके से एयरपोर्ट कितना था, अभी एयरपोर्ट कितना है, कितना आईआईटी था, कितना आईआईएम था। आईआईएम है, आईआईटी है, लेकिन यहाँ के जो युवा हैं वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में कूच करते हैं। क्या यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है? नहीं, व्यवस्था खराब नहीं है, सारा चीज़ है। पटना में भी यहाँ पर आईआईटी खुला है, एनआईटी का भी बन रहा है, एनआईटी चलिए रहा है। हर जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बिहार में भी बना है। आईआईटी, पॉलिटेक्निक और आईटीआई, ये सब जो है बिहार में भी हुआ है।
अच्छा कुछ लोगों का है, मैंने उनको बाहर जाके, अब कोई का रसिया में गया है बेरोजगारी मिटाने, अब उसको क्या कहिएगा। जब वहीं जाके गोली खा के मरना है तो देश में कौन मने, घरे अगर दो जानवर गाय भैंस पाल लेगा तो 20,000 आराम से कमा सकता है। अब जान दे के रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, वहां गया है वो बेरोजगारी मिटाने, वैसा बेरोजगार के क्या कहेंगे। तो सरकार की भी तो इसमें मुहिम है ना कि यहाँ के लोगों को हम वहाँ पे भेज रहे हैं। जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के समय भारत सरकार कही कि आप लोग यूक्रेन छोड़ दीजिए, देखे होंगे किस तरीके से अभियान चला के वहां से लोगों को लाया गया। और वहां से आने वाले बच्चे जो थे मेडिकल, माने देश में दुनिया में बहुत जगह होता है, देश में भी होता है, जो बच्चा यहाँ नीट कंप्लीट नहीं कर पाता है वो यूक्रेन पढ़े जाएगा, और उसके बाद जब वहाँ परेशानी में पड़ जाएगा तो हाय तौबा मचाएगा, भारत सरकार मदद करो। जब यहाँ की जो उच्च स्तरीय की शिक्षा इतनी महंगी है तो क्या करे युवा, दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। वहाँ कहाँ सस्ता है, वहाँ यहाँ से सस्ता है नहीं, कितना सस्ता है। आपको प्लेन का आने जाने का जोड़ लीजिए, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। आना जाना है। आप माने 5 साल का मेडिकल का पढ़ाई है, 6 साल का पढ़ाई है, 5 बार 6 बार प्लेन का जोड़ लीजिए ना, आपका पड़ जाएगा। कहाँ, वहाँ फ्री में तो नहीं है, फीस वहाँ भी लगता है, थोड़ा सा कम या ज्यादा, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी तो है आपका। और जब मुसीबत में, मेरा दूसरा कहना है, जब आप मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हाय तौबा मचाते हैं, भारत सरकार एक्शन लेती है, आपको घर वापसी कराती है। फ्लाइट से उतरने के बाद मंत्री रिसीव करने गया था, विद्यार्थियों का मैंने बिहेव देखे थे मंत्री के साथ, फूल लेने से मुंह घुमा के जा रहा है। अरे भारत सरकार से वो लोग कह के गया था कि हम जा रहे हैं वहाँ। अभी जो रूस में जाके कुछ मर गया है, हल्ला हो रहा है, तो वो लोग कह के गया कि हम जा रहे हैं रूस में युद्ध लड़े, कह के नहीं जाता है। वीजा बनवाया, पासपोर्ट बनवाया, किसी दूसरे काम के लिए वहाँ गया, वहीं रह गया, वहाँ अपन सेटिंग गेटिंग में लग जाता है। अब बाद में जब परेशानी होता है तो ऐसे हो गया, तो भारत सरकार नोटिस नहीं ले रही, तो है नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। कुछ लोगों के लिए बराबर प्रॉब्लम था, है और आगे भी रहेगा। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं कम समय में ज़्यादा पॉपुलर होना है, तो कन्हैया कुमार ने टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करके रातों रात नेता बन गया। क्या मेरिट था कन्हैया कुमार में? जेएनयू में नारा लगाने से पहले कई वो लोग जानता था कन्हैया कुमार को, आज पूरा देश जानता है, दुनिया के कई देश जानते हैं। तो इसी यही बात है, तो वैसा लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। जिन लोगों का मंशा जो है गलत है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। गांव देहात में आज भी कम पैसा में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है और खुशहाल है। और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे हम उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे अंकल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 साल यहाँ बीतने वाला है, कैसा रहा उनका कार्यकाल? एक नंबर रहा। मोदी जी के जयकारा है, आने वाला भी कल में मोदी जी रहेंगे, अब मोदी जी के बाद जोगी जी रहेंगे। कहाँ? यहाँ बिहार में? बिहार में तो हम लोग चाह रहे हैं कि जोगी जी एक बार आवे, 5 साल के लिए जनता को ठीक कर दे। लेकिन आरजेडी तो अपने पूरे जोर से मेहनत कर रही है कि इस लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ मिल करके अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे सीट जीते। क्या लगता है आपको, उसकी ये मंशा जो है पूरी होगी अब की बार? मंशा पूरी नहीं होगी। क्यों? मोदी जी के सामने सब कोई फेल है, कोई नहीं आगे आएगा, और सब कमल छाप। मोदी जी के लेकिन वादे तो अधूरे ही रह गए हैं, फिर भी आप कैसे कह रहे हैं कि वो आएंगे? अधूरे कहाँ रह गए? अधूरे कहाँ? कौन से बात है? 370 हटा दिए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बना दिए, एयरपोर्ट बना दिए, अयोध्या में ऐसा अथी रेलवे स्टेशन बनाए कि वैसा विश्व में स्टेशन नहीं है, एम्स बढ़ा दिए, सब कर दिया। मोदी जी हैं, मोदी जी के हम लोग साथ हैं। और क्या उनके अंदर खासियत लगती है आपको जो मोदी जी को एक प्रधानमंत्री के रूप में प्रबल दावेदार बनाती है? प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम चौकीदार हैं। जनता तो ऐसे ही खुश रहता है कि एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम चौकीदार हैं, हम चाय बेचने वाला। आज तक कोई प्रधानमंत्री बना तो कहता है कि हम ही करते थे, हु करते थे। अब मोदी जी हमारे हैं कि वो कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, हम चौकीदार हैं जनता के। आज तक ऐसा तो वो ये भी कह रहे हैं पूरे देशवासी मेरा पूरा परिवार है, लेकिन वहीं देखने को मिलता है जब सड़कों पर विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज चलाए जाते हैं, दिल्ली पर किसान जब धरना प्रदर्शन दे रहे हैं उनके लिए कीले बिछा दिए जाते हैं, उन पे आंसू गैस चलाए जाते हैं। और उधर जब आप मणिपुर की घटना घटी होगी वहाँ पे देखे होंगे, उनके कहते हैं मतलब विपक्ष जो कहती है उन पे उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई। क्या कहना चाहेंगे? आज के डेट में जम्मू कश्मीर को मोदी जी क्या कर दिए?
जम्मू कश्मीर को जम्मू ना बना दिए, परसों तरसों दिए वहां जाके फंड मोदी जी, जो पहले नहीं था। आज के 1,000 युवा को वहां नौकरी दी है अपने कैंप में लगा के। तो मोदी जी ने कर रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहा है? राहुल गांधी तो पूरे देश में न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसका कुछ असर होने वाला है? वो परिश्रम करते रहे हैं, परिश्रम करते रहे हैं, मोदी जी फल उसका लेते रहेंगे। जितना वो मोदी जी जितना परिश्रम करेंगे मोदी जी को उतना ही फायदा होगा। आज के युवा राहुल जी से जुड़ते चले जा रहे हैं कि एक युवा बंदा ही समझ सकता है युवा की जो मजबूरियां हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरीके की अपनी भूमिका निभा पाएंगे? निभा पाएंगे मोदी जी। राहुल जी का उम्र कितना है, हम मोदी जी का उम्र देखिए। युवा है राहुल गांधी के, हम लोग साथ नहीं रहेंगे, हम लोग कमल छाप है, मोदी जी के भाई साथ रहेंगे। हाँ, तो क्या लगता है आपकी बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप निकाल लेगी भाजपा? 40 सीटें आएगी बिहार में, पूरी पूरी 40। यहाँ पर हमारे साथ एक दादाजी हैं, हम उनसे जानेंगे बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार कैसा था। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, आप हमसे बात करने के लिए राजी हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे बिहार अपने बीते समय में कैसा रहा? जिस समय हम लोग का अथी था, मतलब कि हम लोग यंग अथी में थे, उस समय का यहाँ का पॉलिटिकली लोग जो भी थे अथी थे, वो बहुत सज्जन थे। मतलब कि किसी तरह का कोई लटपट लेन देन वाली सब बात नहीं थी। उसके बाद अभी का जो स्थिति है, एक भी पॉलिटिकल आदमी ऐसा नहीं है कि जो पैसा जो है सो बिना पैसा के कोई काम करेगा। वही तरह से बेलगाम हो गया है अथी भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी। मतलब कि सब जगह पैसा कौड़ी दुनिया जहान का काम चल रहा है। स्थिति जो है सो अब वही में से फंड जो आता है तो उसका आज समझिए कि 10-20% जो है सो ये लोग के पेट में चला जाता है। बाकी जो है सो डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जहाँ बिहार को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, यहाँ पर ही सबसे बड़ा राज साम्राज्य जो चलाया गया अखंड भारत। एक जमाना था कि जो यहाँ का अथी था, मतलब कि शिक्षा के अथी में। अभी तो इतना स्थिति गड़बड़ है कि ऐसा ऐसा शिक्षक को अथी कर दिया है कि उसको शिष्य को लिखने नहीं आता है। जो इसके पहले बहाली हुआ है, अगर उस सबसे बोर्ड पर लिखवाइए तो उसको अपना अथी भी लिखने नहीं आता है। अब कुछ जो के पाठक आए हैं तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये भी इतना टाइट कर दिए हैं कि जो इतना बिगड़ा हुआ है कि उसको सुधारना मुश्किल है। फिर इनके प्रति भी अथी हो रहा है, हो सकता है सेंट्रल में जाएं। तो यही स्थिति बिहार की है। पॉलिटिकल लोग जो हैं लूट रहे हैं, अथी कर रहे हैं। जो इतना खर्चा हो रहा है अथी में, रैली में, ई में, ऊ में, अगर उसको डेवलपमेंट में लगा दिया जाए तो समझिए कि से चमक जाए अथी। मतलब अभी तक देखा जाए बिहार में जैसे भी स्थिति बनी हुई है, मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल यहाँ पूरा हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, उनका कार्यकाल कैसा बीता है? देखिए, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है जी। समझे ना। अगर विकल्प रहता और थोड़ा सा भी अप डाउन तो मोदी जी को परास्त कर सकता था, लेकिन कोई विकल्प उनका नहीं है। मतलब आरजेडी और चाहे कांग्रेस, इस सब के बस की बात नहीं, इसके पास नेता नहीं है। लेकिन 3 मार्च को जो रैली जिस तरीके से दिखी भीड़ वहाँ पर, वो भीड़ उतिल से कुछ होने जाने वाला नहीं है, समझे ना। वो बिना पढ़े लिखे लोगों का भीड़ है, जात का भीड़ है, ये है वो है, यही सब है और कुछ नहीं है। अच्छा इधर मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश जो है मेरा परिवार है, लेकिन वहीं विपक्ष कह रहा है जो जब बच्चे अपने रोजगार के लिए सड़कों पर आ जाते हैं उन पर लाठीचार्ज चलाया जाता है। यहाँ किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है वहाँ पर दिल्ली में, तो उसके लिए कीली बिछा दी गई है। तो कैसे माना जाए ना, लेकिन एक चीज है कि किसान भी जो है वो गलत कर रहा है, समझे ना। मतलब कि अरे शांतिपूर्वक अथी होना चाहिए था, तो किसान भी तो ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन पहले तो सरकार की तरफ से पड़ रहा है उसको, मजबूरन में प्रशासन को रोकना पड़ रहा है। चूंकि दिल्ली में जाएगा तो पहले भी बहुत किसान आंदोलन हुआ, हंगामा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो अब अपना उसी चलते एडमिनिस्ट्रेशन क्या लग रहा है आपको जो वो मांग कर रहे हैं एमएसपी का? उतना नहीं होना चाहिए। सब उसी को दे देगा तो फिर अथी क्या होगा। हम लोग भी तो किसान हैं, इसलिए वैसा नहीं होना चाहिए। वो लोग पॉलिटिकली अथी होकर के कर रहा है। करेंगे हम आपसे। अच्छा और भी हम जानना चाहेंगे यहाँ के सामाजिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। बिहार की जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी है? यहाँ का स्थिति जो है सो गरीबी बहुत है और लोग पलायन कर रहा है।
जिसके पास पैसा न है उसको बेचारा के बहुत कष्ट है। और जो माफिया लोग हैं, अथी लोग हैं, पैसा कमा रहे हैं, अथी कर रहे हैं, उनके पास अथाह प्रॉपर्टी है। अच्छा, बिहार में देखा जाता है कि बिहार के जो लोग हैं दो वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। एक हैं जो बहुत ही उच्च वर्ग के चले जाते हैं और एक हैं जो बहुत निम्न वर्ग के चले जाते हैं। यहाँ पे मध्यम वर्ग की कमी दिखाई देती है। मध्यम वर्ग की कमी है। मैं मध्यम वर्ग को बहुत समझिए कि से दिक्कत में है। मध्यम वर्ग एक तो कि बेचारा जो नीचे, उससे जो नीचे वाला है, खेती बाड़ी का स्थिति बहुत अच्छी है, गड़बड़ है, खेती ठीक से हो नहीं रहा है। जो थोड़ा बहुत एडवांस हो गए गांव वाले लोग, वो शहर पकड़ लिए, चाहे वहाँ दरमानिया काहे न करना पड़े, वो अपना चला रहे हैं। तो बिहार के लोगों को किस तरीके से, किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ जैसे यूपी की आज दशा दिशा बदल गई है, इस तरीके से बिहार के भी वैसा ही एक जब कोई नेता चीफ मिनिस्टर आएगा तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। तो किसकी उम्मीद कर रहे हैं आप? जो यहाँ पर मौजूदा में हैं, नीतीश जी हैं, इनको आप देख रहे हैं 2025 में, या किसी नए चेहरे की? नीतीश जी ऐसे अच्छे हैं, समझे ना, लेकिन अब है का कि उनका भी उम्र का अथी हो गया है। और दूसरी बात, एने से ओने तो इमेज खराब होते जा रहा है। और नहीं तो ऐसे बिहार में अभी सबसे अच्छे में से वही हैं। और पहले बोलचाल भी बहुत अच्छा था, अथी था। इन्हें जो है सो उम्र के चलते बोलना है कुछ बोल देते हैं कुछ। अच्छा, इनको भी लोग अथी करते रहता है तो अलबला के बोल देते हैं। नहीं तो ऐसे ऑन द होल नीतीश जी काम करने वाले आदमी है ही नहीं किससे। अच्छा, ये नीतीश जी ये जो फर्स्ट बार जो हुए थे चीफ मिनिस्टर, उस समय स्वर्ण युग था। घूसखोरी बंद, क्राइम बंद, सब कुछ बंद हो गया था। उसके बाद जो है सो वही टर्म रहा, उसके बाद फिर सब चीज़ ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे साथ और भी हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, बिहार के बारे में जानेंगे, खासकर सामाजिक स्थिति क्या रही है बिहार की। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार राय। आप हमें बिहार के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, इसका अतीत कैसा रहा है यहाँ पर? बिहार का अतीत जो है कृषि प्रधान एरिया के लिए मशहूर था। यहाँ पर कृषि के अलावा कुछ नहीं था। आज़ादी के बाद कुछ सुविधाएं बढ़ी, कुछ नए षड्यंत्र लगे। जब बिहार और झारखंड साथ था तो कुछ इंडस्ट्रीज लगे, जैसे बोकारो स्टील सिटी, जैसे ऑयल रिफाइनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन अब वो सब भी ख़त्म है। फिर भी अभी बिहार अच्छे हालत में है और लोगों की आमदनी बढ़ी है। थोड़ा और खुल करके मैं जानना चाहूँगा, बिहार अपने बीते समय में किन किन परिस्थितियों से होकर गुजरा है? हाँ, तो ऐसी एक समय आया जब जाति प्रथा जो है सो बिहार के ऊपर हावी हो गया। हाँ, जातीय उन्माद कह लीजिए, ठीक है। जातीय उन्माद चढ़ के बोलने लगा, मारकाट होने लगा, बहुत सी हिंसा हो रही थी। ये सब है। और उसमें प्रशासक या शासन में जो लोग थे या राजनीति में जो लोग थे, उन लोगों का भी सह था। लेकिन अभी काफ़ी स्थिति बदली है। लोग कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सुधार हुआ है, सड़क बनी है, बहुत काम हुआ है। साथ में क्या कहते हैं, जो बच्चे नौकरी खोज रहे हैं या नौकरी चाहते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है। जो चाहते नहीं हैं, केवल ये चाहते हैं कि साहब हमको कोई ला के सरकारी नौकरी का एक सर्टिफिकेट दे दे कि चलो भाई हम तो जा रहे हैं और हमको नौकरी दीजिए, हम बाबू की जगह पर या अफसर की जगह पर बैठ जाएंगे और कल से पैसा कमाने लगेंगे। तो उन लोगों के लिए नौकरी नहीं है। लेकिन जो प्रयासरत बच्चे हैं उनको काम मिल रहा है। और हम जानना चाहेंगे, जैसे कि देख रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। बिहार के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जिन्होंने इतिहास से खासा उसको देख रहे हैं कि वो कहाँ से कैसे गुजरा है, इतने सालों का संघर्ष जो बीता है, उसमें आप क्या कहना चाहिए? आपके अंदर कैसी भावना जागृत होती है उसके बारे में सोचकर? अयोध्या की स्थिति ये है कि हमसे काफ़ी पहले 300 साल पहले से अयोध्या गर्त में था और उस पर केवल मिट्टी डाली गई अब तक। लेकिन खैर, इधर कुछ दिनों से प्रयास हुए तो अयोध्या मुक्त हुआ है और अभी स्थिति अच्छी है। लोग चाहते हैं कि अयोध्या जाए। गांव से अब अयोध्या शहर हो गया। और यहाँ पर अंकल जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है, इसका और भविष्य क्या है?
वर्तमान तो जहाँ तक मेरा समझ है हम लोग ठीक ठाक हैं। जैसे ये अभी बताए पार्क के बारे में, आज से 10 साल पहले ये प्लॉट तो था लेकिन यहाँ कोई पार्क नाम का चीज़ नहीं था। जैसे हम लोग श्री कृष्णापुरी के रहने वाले हैं, यहाँ पर एक अच्छा सा पार्क है, आप लोग भी देख लीजिए। तो इसी से आपको लगना चाहिए कि परिवर्तन हुआ है। जैसे कि पार्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है सबके ज़िंदगी में, खास करके हम लोग के टाइप के आदमी के लिए, क्योंकि हम लोग तो अब रिटायर्ड आदमी है, 10 साल पहले हम रिटायर कर गए। तो हम लोग के लिए ज़रूरी है कि पार्क की सुविधा हो। तो यहाँ पर भी पार्क बन गया, अच्छा खासा हो गया है। ऐसे और भी बहुत जगह पार्क बना, लेकिन हम लोग खाली अपने मोहल्ला से ही मतलब, काहे कि हम लोग बाहर तो कहीं जाते नहीं। ऐसे तो पहले के ज़माने में भी हार्डिंग पार्क था। एक चीज़ और सुनने में आता है कि यहाँ के लोगों को पहले 6 बजे के बाद यहाँ के लोग मतलब निकलते ही नहीं थे। वो क्या डर था यहाँ के लोगों के अंदर? नहीं देखिए, हम लोग तो ऐसा नहीं मानते हैं, क्योंकि अब भाई किसी के साथ दुर्घटना हो जाएगा तब वो तो बोलेगा, लेकिन जनरल माने पर्सनली अपना हम बताते हैं कि हमारे साथ कभी कोई दुर्घटना यहाँ पर नहीं हुआ। हालांकि अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हम यहाँ एक्चुअली बैंक में थे, तो हमारे यहाँ डकैती भी हुआ था, लेकिन उसमें पुलिस बहुत तत्परता से काम किया और डकैत लोगों को पकड़ा गया और पैसा का भी वसूली हुआ। खैर वो तो जो भी कानूनी था उस रूप से पैसा हम लोग को दिया बैंक को। तो ऐसा नहीं है, उस समय भी मतलब हम ही नहीं कहते हैं कि एकदम लॉ एंड ऑर्डर खराब था, लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम था, तभी तो लोग परेशान थे। और अब जैसे कि कहते हैं कि बहुत से बिजनेसमैन यहाँ से चले गए, अब इसका सच्चाई तो हम नहीं, लेकिन कुछ तो दुकान बंद हुआ, जो जैसे डी लाल एंड सन्स था, जिसके बारे में लोग बहुत बोलता है। अब काहे वो चला गया नहीं चला गया उसका हमको अंदर का बात तो नहीं पता। हो सकता है कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जनरल आदमी ऐसा नहीं था कि बहुत परेशान था, मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। ऐसे देखिए क्राइम व्राइम तो आदमी का नेचर है, हर जगह क्राइम होना ही होना है। वो तो आदमी के माने इनबिल्ट नेचर है, ये क्राइम तो करेगा, लेकिन उसमें है कि पुलिस कहाँ तक तत्पर है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। कैसी है व्यवस्था अभी पुलिस की यहाँ पर? पुलिस की व्यवस्था ऐसे तो देखिए, अब जैसे कि जिस पर घटना कोई हो गया तो वो एक ठो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है, जिसके साथ नहीं कुछ घटना हुआ तो उसको तो कुछ ऐसा फीलिंग नहीं होगा, समझे। तो यही चीज़ है। अब माने सब ओवरऑल तो हम नहीं कह सकते हैं कि अभी का क्या स्थिति है, लेकिन जो देखने से लगता है, चाहे जो न्यूज़पेपर इस समय पढ़ते हैं, कि क्राइम तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकारी बोल देगी कि हम पूरा क्राइम को कंट्रोल कर लिए, ये एकदम असंभव चीज़ है। आप देखते रहिए चौपाल खबर। मैं दिवाकर चौरसिया, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ। धन्यवाद।